हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है 21वीं शताब्दी में या समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति मौजूदा दौर में किन तत्वों से संचालित हो रही है, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, कहाँ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इन सभी विषयों पर एक क्रमिक चर्चा हमारी होगी। दुनिया के किसी भी देश के समान भारत की विदेश नीति भी एक गतिशील विदेश नीति है, जो समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार बदलती रहती है। हमें ये देखना है कि 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति किन तत्वों से प्रभावित हो रही है, किन कारकों से निर्धारित हो रही है। पिछली चर्चा में हमने जाना था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी जिस विदेश नीति का निर्धारण किया, उसको निर्धारित करने में किन पारंपरिक, रणनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक तत्वों का योगदान रहा है। लेकिन अब जब स्वतंत्रता के 7 दशक बीत चुके हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश नीति के निर्माता किन तत्वों को ध्यान में रखकर राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, भारत की केंद्रीय भूमिका विश्व राजनीति में बना रहे हैं, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियां रहीं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिन्होंने भारतीय विदेश नीति के स्वरूप में परिवर्तन करने का कार्य किया, या यूं कहें कि विदेश नीति के निर्धारकों को नई दिशा में सोचने के लिए विवश किया, प्रेरित किया। ऐसी परिस्थितियों में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि 90s के दशक में दुनिया की 2 महाशक्तियों के मध्य जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया, वो वैचारिक युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया। वो सोवियत संघ जो कभी अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र को चुनौती देता था, उसका प्रतिद्वंदी था, जबरदस्त मुकाबला किया उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 90 के दशक तक अमेरिका की हर गतिविधि का, हर सैन्य और आर्थिक रणनीतिक गतिविधि का जवाब दिया गया सोवियत संघ जैसे राष्ट्र के द्वारा, जो विचारधारात्मक दृष्टि से अमेरिका से नितांत भिन्न था। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ में 1917 में मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा विवश किया कि सोवियत संघ को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े और सोवियत राष्ट्रपति ने खुलेपन की नीति का ऐलान किया, पेरेस्ट्रोइका का ऐलान किया और ये घोषित किया कि अब सोवियत संघ अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो ये जो बदलाव अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आया, उस बदलाव के प्रति भारतीय विदेश नीति निर्माताओं का उत्तर क्या रहा, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो पीरियड था, उसमें तो भारत ने अपनी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित की
और ये घोषित किया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, न तो पूंजीवादी गुट में और न ही अमेरिकी गुट में। उसने दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखी, लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने के बावजूद वैचारिक रूप से और व्यावहारिक रूप से भारत सोवियत संघ के प्रति आकर्षित रहा। प्रधानमंत्री नेहरू और उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूंजीवाद की तुलना में समाजवाद को अधिक महत्व दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। भारत जैसे देश में समाजवाद को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया और इन सब तरीकों से सोवियत संघ के साथ अधिक घनिष्ठता बढ़ाई गई। स्वाभाविक मित्र घोषित किया गया सोवियत संघ को भारत का। और यही नहीं, 1971 में हम देखते हैं कि भारत सोवियत मैत्री संधि संपन्न होती है, जो ये जाहिर करती है कि भारत का झुकाव सोवियत संघ के प्रति ज्यादा था, शीत युद्ध के दौर में भी। चूंकि सोवियत संघ के प्रति उसका झुकाव ज्यादा था, इसलिए पश्चिमी देशों ने, पूंजीवादी देशों ने भारत से दूरी बनाए रखी। भारत खुद भी पश्चिमी देशों को उपनिवेशवादी विचारधारा का पोषक मानता था और इसलिए उन्हें संशय की दृष्टि से देखता था, संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरी तरफ भारत सोवियत संधि के माध्यम से भारत और सोवियत संघ का जो जुड़ाव था, जो पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। हमने देखा कि कैसे 1971 में बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने भारत की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा उतार दिया, ये देखकर कि अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान की सहायता के लिए, सैनिक सहायता के लिए तैयार है। लेकिन अब जब सोवियत संघ का अवसान हो गया 90 के दशक में, तो भारत ने तो जैसे अपना एक विश्वस्त सहयोगी ही खो दिया। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ, क्योंकि विचारधारात्मक संघर्ष में सोवियत संघ के पराभव के बाद एक तरीके से ये मान लिया गया कि विचारधाराओं की लड़ाई में अमेरिकी पूंजीवाद की जीत हुई है और सोवियत समाजवाद की पराजय हुई है। ऐसी स्थिति में भारत तो जैसे अलग थलग पड़ गया, क्योंकि पश्चिम से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध था नहीं और सोवियत संघ की स्थिति खराब होने के कारण उसने जैसे अपना एक बहुत विश्वस्त सहयोगी खो दिया। परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में झट से परिवर्तन किया और अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार पर जोर दिया। तो जो भारत की विदेश नीति अब तक पश्चिम से दूरी बनाए रख रही थी, वैचारिक भिन्नता के कारण अब उस दूरी को विदेश नीति के माध्यम से कम करने की कोशिश की गई नीति निर्माताओं के द्वारा, क्योंकि भारत के सामने विकल्प नहीं था। भारत अगर पश्चिमी देशों से कटा रहता तो वो अलग थलग पड़ जाता। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हुए भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार पर जोर दिया। तो ये एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन हम भारतीय विदेश नीति में 21वीं शताब्दी में देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व 21वीं शताब्दी में प्रभावित कर रहा है भारत की विदेश नीति को, वो है भारत का विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय।
क्लास के समय म्यूट कर लिया कीजिए अपने आप को आप। तो दूसरा जो तत्व जिसने 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया वो था भारत का विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। हमने देखा कि कैसे शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ा और पूंजीवाद के प्रभाव स्वरूप दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में भी उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर, और इस अर्थव्यवस्था को अपनाने के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। ऐसी स्थिति में भारत लंबे समय तक एक मध्यम स्तर के राष्ट्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। आर्थिक रूप से जब वो धीरे धीरे सशक्त बना तो इस आर्थिक शक्ति के कारण कूटनीतिक दृष्टि से भी वो शक्तिशाली बना है और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवा के भारत ने अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को दुनिया के समक्ष रखने में सफलता हासिल की। तो इस एक तत्व ने भारत की विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत को अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखना है और इस आर्थिक शक्ति के बल पर न केवल आंतरिक समस्याओं का समाधान करना है, समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत समसामयिक दौर में अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहा है, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का संचालन कर रहा है। तीसरा तत्व जो समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है वो है विकासशील देशों के नेता और स्वतंत्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संतुलनकारी भूमिका। आप जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे तीसरी दुनिया का आंदोलन कहा गया, पहली दुनिया अमेरिका और पूंजीवादी राष्ट्र, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और समाजवादी राष्ट्र, और तीसरी दुनिया में उन विकासशील देशों को रखा गया जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का सहारा लिया, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ वैश्विक स्तर पर 1960 के दशक में हुआ। नेहरू, नासिर और टीटो इसके प्रणेता थे और इस आंदोलन का नेतृत्व वास्तव में भारत के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से भारत ने न केवल विकासशील देशों की सद्भावना प्राप्त की, विश्वास प्राप्त किया, बल्कि विकासशील राष्ट्र अब अपनी हर समस्या के समाधान के लिए भारत को एक विश्वस्त सहयोगी और नेता के रूप में देखने लगे थे। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति जब हुई है, उसके बाद भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उदित हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी। ऐसी स्थिति में भारत को लगता है कि वो विकासशील राष्ट्रों के दायरे में रहकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अगर उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करना है तो उसे विकासशील राष्ट्रों के घेरे से निकलना पड़ेगा और विकसित राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि वो कैसे विकासशील देशों के विश्वस्त
नेता भी बनाए रख सके भारत को और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निर्णायक भूमिका का निर्वाह भी कर सके, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ा। हालांकि भारत की विदेश नीति अब भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। विदेश नीति की निश्चित प्रवृत्तियां अभी भी उभर कर सामने नहीं आई हैं, निश्चित प्रतिमान उभर कर सामने नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर यह कहना कठिन है कि समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति किन विशेषताओं से युक्त है, किन प्रतिमानों पर आधारित है। इसके साथ साथ कोविड-19 की वैश्विक महामारी जो मौजूदा समय में चल रही है, इसने भी और इस दौर में अपनाई गई आत्मनिर्भरता की नीति ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। 2019 से ही महामारी का दौर चल रहा है और हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आयात, निर्यात और आवागमन संबंधी बहुत सारे प्रतिबंध लागू किए गए। पहले जिस तरह से वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का आदान प्रदान हो रहा था वैश्वीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में, पूरा विश्व एक बाजार बन गया था, उस प्रक्रिया को बहुत हद तक कोविड-19 की परिस्थितियों ने बाधित किया। ऐसी स्थिति में भारत ने भी अपनी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की नीति को अपनाया कि हमारी जनसंख्या की जो भी जरूरतें हैं, खाद्य संबंधी जरूरतें हैं, शिक्षा संबंधी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं, महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत खुद प्रयास करेगा, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। और मेक इन इंडिया का जो अभियान चलाया गया वो इसी नीति के संदर्भ में है। हमने देखा कि चीन के वुहान से फैले वायरस ने और सीमा पर चीनी सैन्य गतिविधियों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की नीति अपनाने के लिए भारतीय विदेश नीति निर्माताओं को प्रेरित किया। पहले भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित थी कि दक्षिण एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों की जो जरूरतें हैं वो आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से पूरी की जाए। लेकिन कोविड-19 ने हर राष्ट्र को जैसे अकेला छोड़ दिया, हर राष्ट्र आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगा। भारत ने भी इसी आत्मनिर्भरता की नीति पर चलना श्रेयस्कर समझा। हालांकि भारत ये कहता है कि भारत की आत्मनिर्भरता सिर्फ भारत के विकास के लिए, भारत के अस्तित्व के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि वो अपनी आत्मनिर्भरता के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का सहयोग करने में सक्षम होगा। और भारत ने सहयोग किया भी। आपने देखा कि कैसे वैक्सीन, जो भारत में निर्मित वैक्सीन्स हैं, उनका निर्यात कैसे इन देशों के लोगों की जान को बचाने के लिए, उन्हें महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने इस सहयोग की पेशकश की। तो ये भी एक ऐसी परिस्थिति है, ऐसा तत्व है जिसने भारत की विदेश नीति को समसामयिक दौर में प्रभावित किया है। भू राजनीतिक कारक जो पारंपरिक रूप में ही भारत के विदेश नीति निर्धारण को प्रभावित करते रहे हैं, वर्तमान दौर में भी ये तत्व भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे?
भू राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत जैसा राष्ट्र राष्ट्रों के 3 मंडलों के मध्य क्रियाशील है। राष्ट्रों का 3 मंडल ऐसा है जिनके अंदर भारत को भूमिका निभानी है, संबंध निर्धारित करना है। पहला जो मंडल है वो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों का है, जिसमें भारत की भूमिका केंद्रीय है। पारंपरिक रूप में हर राज्य ये कोशिश करता है कि उसके जो निकटतम पड़ोसी हैं उस पर उसका प्रभाव हो। भारत ने भी ऐसा ही किया है और उसने दक्षिण एशिया को बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने की मांग की है। 1990 के दशक में आपने देखा कि श्री गुजराल के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया विदेश नीति का, वो निकट पड़ोसियों को रियायतें प्रदान कर भारत के शक्ति विस्तार की आकांक्षा से प्रेरित है। तो दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का जो पहला मंडल है उसमें भारत की भूमिका कैसी हो, क्या हो, इन राष्ट्रों पर वो कैसे अपना प्रभाव कायम रख सके, इन राष्ट्रों पर दूसरे राष्ट्रों के हस्तक्षेप को रोक सके, ये भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बन गया है समसामयिक दौर। दूसरा जो मंडल है वो एशियाई राष्ट्रों का है और हिंद महासागर का है, जहां पर भारत की सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र समाहित है। भारत के आर्थिक हित एशियाई देशों से जुड़े हुए हैं, खासतौर से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारत ने यहाँ पर विशाल पूंजी का निवेश किया है और साथ ही इन क्षेत्रों में भारत के हित सुरक्षित रहें, इसलिए भारत ने कोशिश की है कि दुनिया के अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन राष्ट्र हैं, उनके प्रभाव को इस क्षेत्र में सीमित किया जाए। हिंद महासागर में इन राष्ट्रों की गतिविधियों को इस हद तक नियंत्रित किया जाए कि भारत की रक्षा व्यवस्था बनी रहे, भारत के आर्थिक हित सुरक्षित रहे, क्योंकि हिंद महासागर के रास्ते से ही भारत का ज्यादातर वैश्विक व्यापार होता है। इसलिए हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने की मांग भारत के द्वारा समय समय पर उठाई जाती रही है और भारत की विदेश नीति अब भी इस बात की पक्षधर है कि हिंद महासागर में अन्य बड़े राष्ट्रों का हस्तक्षेप न हो। अब जहां तक प्रथम मंडल यानी दक्षिण एशिया की बात है, व्यवहार में अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में मौजूद भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, इसके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां लोकतंत्र का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से सैनिक शक्ति के माध्यम से वहां ज्यादातर तानाशाही शासन ही स्थापित रहा है। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता रहा है और अन्य जो छोटे मोटे सीमा विवाद हैं, उसके कारण पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शत्रुतापूर्ण रहे। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों का जो सहयोग संगठन सार्क है, उसके माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन इस संगठन में पाकिस्तान की उपस्थिति उसके मार्ग की बाधक रही है। जब भी कोई प्रयास करता है भारत इस संगठन के देशों को एकजुट करने का, पाकिस्तान हमेशा उसमें अड़ंगा डालता है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1997 में
बिम्स्टेक की स्थापना की और इस बिम्स्टेक से पाकिस्तान को बाहर रखा। तो दक्षिण एशिया में भारत को तनाव देने वाला प्रमुख राष्ट्र पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश हैं जैसे श्रीलंका और नेपाल, ये भी अस्थिरता का सामना कर रहे हैं और इस क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो कैसे इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करे। चीन पाकिस्तान में बहुत सारी योजनाओं को आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है। नेपाल में भी उसका यही रुख है और उसका ये रुख भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन ने इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तो ऐसी स्थिति में भारत के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के मार्ग में एक बाधा उपस्थित होगी। तो दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सब के साथ अपने संबंधों को सुधारना, सहज बनाना, मैत्रीपूर्ण बनाना, सहयोगपूर्ण बनाना समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है और उद्देश्य भी है। हाल ही में चीन ने वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से अपने प्रभाव को हिंद महासागर क्षेत्र में भी बढ़ाया है, जो चीन की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण अंग है। वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि चीन अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है और इसीलिए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत ने दूसरे देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, हिंद, चीन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब के साथ घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुआ है भारत हालिया वर्षों। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र भू राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की दृष्टि से और भारत के आर्थिक हितों की दृष्टि से ये जो मंडल है राष्ट्रों का, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का, ये महत्वपूर्ण है और समसामयिक दौर में भारत इस क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहा है। अगला जो तत्व है भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, पहले भी देख चुके हैं आप कि महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उदित हो रहा है। भारत तीसरी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है और भारत की आर्थिक रूप से ये स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, विदेश नीति के निर्धारकों पर इस बात के लिए दबाव डालती है कि दुनिया के साथ संबंधों का संचालन भारत इस दृष्टि से करे कि तेजी से विकसित हो रही उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित न हो। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौर में दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समान भारतीय अर्थव्यवस्था की भी विकास दर बहुत कम हो गई, लेकिन हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जो नया आकलन प्रस्तुत किया गया उसमें भारत की विकास दर को स्थिर रहने की भविष्यवाणी की गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर की दृष्टि से बहुत अवसान नहीं होगा। तो अपनी इस महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति के मद्देनजर भारत को अपनी विदेश नीति का संचालन भी करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती किन राष्ट्रों की है?
चीन की, जापान की, अमेरिका की और यूरोपीय संघ की। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी तेजी से विकसित हो रही हैं। भारत को इनके साथ मुकाबला करना है और इस मुकाबले में अपनी विकास दर को स्थिर रखना उसकी एक बड़ी चुनौती है। रणनीतिक रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ होता है। भारतीय निर्यात के लिए चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि चीन के आक्रामक रुख के चलते भारत में चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया और मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत ने उत्पादन के क्षेत्र में हिस्सेदारी प्राप्त की, जबकि दूसरी तरफ चीन सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, जो भारत की प्रगति का एक बड़ा आधार है, उसमें अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, दखल देने का प्रयास करता है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और भारत की विदेश नीति को बड़ी सीमा तक प्रभावित करता है। अमेरिका दूसरा बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है भारत का और विकास दर को बनाए रखने के लिए जिस विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी दृष्टि से अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। जापान और यूरोपीय देश, इनकी अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। भारत को अपनी जनसंख्या की गरीबी मिटाने के लिए और समूची जनसंख्या को उत्तम जीवन शैली उपलब्ध कराने के लिए, अच्छा रहन सहन का तरीका उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक विकास दर मजबूत बनाए रखना जरूरी है। और मजबूत आर्थिक विकास दर कब होगी? जब हमें सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होगी। पेट्रोलियम ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं और इन ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से भारत दुनिया पर निर्भर है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80% भाग भारत के द्वारा आयातित किया जाता है। तो भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारण इस दृष्टि से करना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति अनवरत रूप से होती रहे, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके, ताकि विकास दर को बनाए रखना संभव हो सके और इस विकास दर के माध्यम से भारत अपनी आर्थिक शक्ति के स्टेटस को बनाए रख सके, महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2008 में भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किया और न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता समूह में सम्मिलित हुआ। हिंद महासागर का जो शिपिंग गलियारा है वो भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि इसी मार्ग से भारत अपनी अधिकतर ऊर्जा आयातित करता है। मध्य एशिया के जितने राष्ट्र हैं, मध्य पूर्व एशिया के, मिडिल ईस्ट के, उनके साथ भारत के संबंध पेट्रोलियम आपूर्ति के उद्देश्य से प्रेरित है। तो ये कुछ ऐसे आर्थिक कारक हैं, आर्थिक तत्व हैं जो समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति को संचालित करने में, निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत की विदेश नीति इस समय राष्ट्रीय हितों पर पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो गई है।
आर्थिक कारकों के साथ साथ सैन्य कारक जो पारंपरिक रूप से विदेश नीति को प्रभावित करते रहे हैं, मौजूदा समय में भी ये भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कि भारत की जो विदेश नीति है उसका निर्धारण भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। भारत को सुरक्षा की जरूरत समसामयिक दौर में क्यों ज्यादा हो गई है? क्योंकि भारत अस्थिर पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। बहुत से देश गृह युद्ध का शिकार रहे हैं, जैसे श्रीलंका। एक लंबा गृह युद्ध चला वहां पर तमिलों और सिंहलियों में, और उस गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की हार के साथ हुई। इस गृह युद्ध में 1987 में भारत ने भी अपनी शांति सेनाएं भेजी थी और शांति सेनाओं के माध्यम से श्रीलंका में स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत को इंटरवीन करना पड़ा था। नेपाल जो दूसरा पड़ोसी है भारत का, वो भी लंबे समय से माओवादी विद्रोह से जूझ रहा है। आए दिन वहां भी घटनाएं घटती रहती हैं, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। अफगानिस्तान लंबे समय तक अमेरिका की छत्र छाया में रहते हुए तालिबानी आतंकवाद का सामना करता रहा है। बांग्लादेश, वहां भी आंतरिक अस्थिरता बनी हुई है। बांग्लादेशी शरणार्थी और म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। हाल ही में सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पारित किया गया वो इन्हीं अवैध शरणार्थियों को रोकने की दृष्टि से लाया गया था, जो व्यापक विवाद का विषय बना। उसका निकट पड़ोसी पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। तमाम शत्रुतापूर्ण संबंधों के बावजूद पाकिस्तान का परमाणु शक्ति संपन्न देश होना भारत के लिए एक ऐसा तथ्य है जो बहुत ही चिंतित बनाने वाला है, चिंतनशील बनाने वाला है। हाल ही में हमने देखा कि सीमा पर पाकिस्तान के साथ हुई नोकझोंक में स्थिति यहां तक बन गई कि परमाणु युद्ध की धमकी दी जाने लगी। तो देख रहे हैं आप कि सुरक्षा पर ध्यान देना इस समय भारतीय विदेश नीति की अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद भी लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने रूस के साथ चले आ रहे ऐतिहासिक रक्षा सहयोग को बनाए रखा है। इतना ही नहीं, सैनिक और खुफिया संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पिछले 2 दशकों से इजराइल के साथ भी घनिष्ठ रक्षा सहयोग संबंध स्थापित किया है। इस तरह से सेना का आधुनिकीकरण और सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने की जरूरत, ये वो महत्वपूर्ण सैन्य कारक है जो समसामयिक भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में, संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।